Hello students, welcome to new unit, new chapter about the general principle and process of isolation of elements. ये जो चैप्टर है वो आपने स्टैंडर्ड 10th में भी पढ़ा होगा, कहीं कॉन्सेप्ट उसके इसमें आ गए हैं. डिस्क्रिप्टिव थोड़ा चैप्टर है, इनऑर्गेनिक का चैप्टर है और उसको कई बार हम मेटलर्जी का भी चैप्टर इस तरह से बोल सकते हैं. तो पहले उसमें हम जनरल इंट्रोडक्शंस मेथड्स है, मोड्स ऑफ अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स, फिर जो उसके मिनरल्स और ओर है उसकी मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या होती है, क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ द ओर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन और बेनिफिकेशन ऑफ द ओर यानी ओर ड्रेसिंग हम इसको बोलेंगे. नेक्स्ट होगा कॉन्सेंट्रेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल्स फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर. तो इससे कई सारे टॉपिक हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा डिटेल में हम यहाँ पे ले जाएंगे और मैं आज जो बुक है उसका जो एक मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा. देखिए, तो फर्स्ट हम जनरल इंट्रोडक्शंस की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं. तो देखिए जनरल इंट्रोडक्शंस में क्या है, वी नो दैट द एलिमेंट्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर इन दिस यूनिवर्स. हमें मालूम है कि जो भी यूनिवर्स है उसमें जो एलिमेंट्स है तो वो बेसिक यूनिट होते हैं. हाउ डू दिस एलिमेंट्स अकर इन द अर्थ क्रस्ट, एटमॉस्फेयर एंड सी, एंड हाउ आर दिस एलिमेंट ऑब्टेन फ्रॉम देम. वो हम कहां से उसको निकाल सकते हैं. सो दीज आर द सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस व्हिच वी विल डिस्कस इन दिस यूनिट. वी नो दैट द 80% ऑफ द एलिमेंट्स नोन एज और नोन आर मेटल्स. Therefore, in this unit, our main emphasis shall be on the extractions and isolation and purification of metals. Okay, अभी जो point number 2 है मेरा, modes of occurrence of elements. Elements are found to occur in nature either in a free state या हम उसको नेटिव स्टेट भी बोल सकते हैं और इन द कंबाइंड स्टेट. या वो फ्री स्टेट में हमें मिलते हैं या कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं. कंबाइंड स्टेट का मतलब यहां पे होगा इन फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स. एंड दिस इज मेनली ड्यू टू द रीजन दैट डिफरेंट एलिमेंट्स हैव अ डिफरेंट केमिकल रिएक्टिविटीज. जो अलग अलग जो हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी अलग अलग उसकी केमिकल रिएक्टिव्स होती है. फिर से मैं आपको यहाँ पे जो नेटिव स्टेट क्या होता है और कंबाइंड स्टेट क्या होता है देखिए, थोड़ा उसको डिटेल में ले जाते हैं. एलिमेंट्स विच आर नॉट अटैक्ड बाय मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर अकर इन द नेटिव स्टेट. लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं कि जहां वो नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं. जैसे कार्बन है तो मुझे कार्बन के फॉर्म में, जैसे मैंने डायमंड है या ग्रेफाइट है तो एज ए कार्बन के फॉर्म में मुझे मिल रहा है. सल्फर भी कुछ इस तरह से हमने फ्रास प्रोसेस से हम निकाल सकते हैं. बाकी तो हमें मालूम है जो नोबेल एलिमेंट होती है जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, उसकी रिएक्टिविटी बिल्कुल कम होने की वजह से, या हम दूसरी तरह से इस तरह से भी बोल सकते हैं कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत बढ़िया होने की वजह से गोल्ड एंड प्लेटिनम नॉर्मली नॉट रिएक्ट विद अ मॉइस्चर ऑक्सीजन. हमें मालूम था, एक बार हमने पी ब्लॉक में पढ़ा हुआ था कि गोल्ड एंड प्लेटिनम बोथ एलिमेंट्स आर रिएक्टेड विथ एक्वारिजिया. एक्वारिजिया इज द सच अ टाइप ऑफ मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड HCl. तो उससे क्या हुआ था कि नेसेंट जो क्लोरीन डेवलप हो रहा था तो वो उसके साथ रिएक्शन कर रहा था. और लास्ट में नोबेल गैसेस होते हैं वो भी अपने नेटिव स्टेट में, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, जेनोन है, रेडोन है. मैं आपको इस तरह से नेटिव स्टेट के बारे में बात कर रहा हूं. फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, नेटिव स्टेट का मतलब यहां पे ये है कि एलिमेंट्स जो भी होता है विच आर नॉट अटैक्ड बाय मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर विच आर अकर इन द नेटिव स्टेट. समझ में आ रहा है आपको. और कंबाइंड स्टेट क्या होता है, तो एलिमेंट्स विच आर रेडिली अटैक्ड बाय मॉइस्चर, ऑक्सीजन, carbon dioxide of the air occur in the combined state
राइट, इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स, उसको हम क्या बोलेंगे, मिनरल्स बोलेंगे, राइट। फिर से एलिमेंट्स विच आर रेडिली अटैक्ड बाय, यहाँ पे मॉइस्चर, इस तरह से ऑक्सीजन, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पा रहा था, अटैक नहीं हो रहा था, यहाँ पे रेडिली अटैक हो रहा है, सो दे आर अकर इन द कंबाइंड स्टेट इन फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज एन मिनरल्स। इन द कंबाइंड स्टेट नॉन मेटल्स आर फाउंड इन द रिड्यूस्ड फॉर्म, जैसे मैंने आपको बोला था कि फ्लोराइड फॉर्म में होते हैं, वाइल मेटल्स आर फाउंड इन देयर ऑक्साइड्स फॉर्म, जैसे Fe2O3 है, Al2O3 है, SnO2 है, MnO2 है, मेटल होते हैं वो ज्यादातर उसके ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं या उसके जो हैलाइड फॉर्म होते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आपको बिल्कुल दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, सो डिफरेंस बिटवीन नेटिव स्टेट और कंबाइंड स्टेट का आपको पता चल गया होगा। तो आपको इसी वजह से उस तरह से आपको देखना पड़ेगा। नाउ वी मूव टू द अकरेंस ऑफ मेटल्स, यानी मिनरल्स और ओर में दोनों में जो डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा समझना चाहते हैं। देखिए, मेजोरिटी ऑफ द मेटल्स जो भी होती है विच इज अकर इन द क्रस्ट of the earth in the combined state in form of compounds called minerals, जो भी, क्योंकि ज्यादातर मेटल क्या होती है, एक्टिव ही होती है। एक्टिव होने की वजह से वो मॉइस्चर या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी जो हमारे पास स्पीसीज होती है उसके साथ रिएक्ट करने की वजह से वो क्या होती है, कंबाइंड स्टेट में ही होती है, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिनरल्स बोलेंगे। And the naturally occur chemical substance in form which the metal occur in the earth along with the impurities are called as an minerals. जो भी मिनरल्स का सिंपल डेफिनेशन ये है कि जो मेरे पास केमिकल सब्सटेंस है, राइट, जिसमें मेटल है, उसको मुझे निकालना है, तो लेकिन वो उसके इम्प्यूरिटी के साथ मुझे मिलेगी तो उसको मुझे मिनरल्स कहना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो मिनरल्स होती है उसमें जो हमारी मेटल्स है वो इम्प्यूरिटी के साथ होने की वजह से, ये चैप्टर में मेटलर्जी में मुझे क्या करना पड़ेगा कि वो मुझे, जैसे मेरे पास Fe2O3 है तो मुझे प्योर Fe लेना है, या मेरे पास Al2O3 है मुझे इसमें से एल्यूमिनियम निकालना है, या मेरे पास कोई एक और है जिसमें कॉपर की कोई और है, कॉपर पायराइड से, तो मुझे उसमें से कॉपर प्योर फॉर्म में निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें जो रही इंप्यूरिटीज है वो आप निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आपको मेटल से वो प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, राइट। तो लेकिन मिनरल्स में वो इंप्यूरिटीज फॉर्म में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिर मैं यहाँ पे आपको द रिलेटिव एबंडेंस ऑफ दिस मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट हाउएवर वेरीज फ्रॉम वन मेटल टू द अनदर, राइट। जो मेटल्स होती है अर्थ क्रस्ट में, तो वो उसका जो रिलेटिव एबंडेंस हम देखेंगे। जैसे मैं एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूं, सो एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट बाय मास, यानी अर्थ क्रस्ट में वो 8.3% बाय मास होती है, आफ्टर ऑक्सीजन 46.6 एंड सिलिकॉन 27.7 के बाद। यहाँ पे आपको थोड़ा जो मैंने जो डायग्राम यहाँ पे दिखाया हुआ है वो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम है, जिसमें ऑक्सीजन 46.6, देखिए ये कहाँ पे है आपको समझ में आ गया ना, अर्थ क्रस्ट की बात कर रही है। एयर के ऑक्सीजन में तो 21% वो एयर में होता है, लेकिन अर्थ क्रस्ट में जैसे ऑक्साइड फॉर्म में जो ऑक्सीजन होता है उसको 46.6 है, सिलिकॉन जो आप देख रहे हैं वो है 27.7, राइट। उसके बाद जो मेटल्स का यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है तो उसमें मोस्टली एबंडेंट आप देख सकेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे, एल्यूमिनियम आपको मिलेगा 8.3%, तो उसको हम बोलेंगे इज अ थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट बाय मास, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे आयरन का 4.7 है, कैल्शियम 3.6 है, सोडियम 2.8 है, पोटेशियम 2.6 है, मैग्नीशियम 2 है, टिटेनियम 0.4 है। जस्ट आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे ये दिखाया गया है। मैंगनीज का 0.1 है और अदर्स का लेस देन 0.1 है। फिर यहाँ पे जो एक पोर्शंस दिखाई दे रहा है वो है अदर नॉन मेटल्स, जैसे हाइड्रोजन, फॉस्फोरस और अदर्स की यहाँ पे बात समझाई गई है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या मुझे यहाँ पे समझाया गया है, आप देखिए, मेनी जेमस्टोन्स, राइट, मेनी जेमस्टोन्स आर इम्प्योर फॉर्म्स ऑफ एल्यूमिना। जैसे मेरे पास कोई जेम स्टोन होती है तो उसमें एल्यूमिना होती है,
फॉर एग्जाम्पल द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन रूबी, आपने रूबी का नाम सुना होगा, इज क्रोमियम, while sapphire contains cobalt as the impurity। क्योंकि जो मेरे पास जेमस्टोन होते हैं, सो फर्स्ट वंस अगेन मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि जो जेमस्टोन होते हैं दे आर द इम्प्योर फॉर्म्स ऑफ द एल्यूमिना। तो उसमें इम्प्योरिटी किसी किसी की वजह से, उसका कलर ही उसकी वजह से है, जैसे क्रोमियम की वजह से ही रूबी का कलर है, उसी तरह से कोबाल्ट की वजह से सेफायर का कलर है। सो आयन इज द, ओके ये तो थोड़ा जेमस्टोन के बारे में बताया। आयन इज द सेकंड मोस्ट एबंडेंट, मैंने अभी 4.7% बाय मास की बात की थी, विच इज मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेटल, हम सभी जानते हैं, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच हैव अ वेराइटी ऑफ यूज। जैसे मेनली हमने स्टेनलेस स्टील में हम उसका यूज कर पा रहे हैं। एंड आयन इज also one of the essential elements in the biological system। जैसे हमें मालूम है कि हीमोग्लोबिन इन ब्लड, हमारे हीमोग्लोबिन होता है, उसमें जो Fe+2 पोर्शंस जो है वो Fe के फॉर्म में होते हैं। तो हम किस तरह से इसे भी बोलते हैं कि द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू दिस आयन, राइट। एंड सम मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम, आयन, कॉपर एंड जिंक विच आर गिवन इन द टेबल। तो आपको 2-3 बात यहाँ पे समझाई गई है। मिनरल्स क्या होता है आप एक बार फिर से समझ लीजिए। थोड़ी यहाँ पे आपको मेटल्स और उसके मिनरल्स मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं आपको समझने के लिए। देखिए ये चैप्टर पूरा डिस्क्रिप्टिव है, आपने कहीं कॉन्सेप्ट आगे 10th में भी पढ़ा होगा, इसलिए मैं आज आपको जो डायरेक्ट जो अच्छी वाली बुक है, रेफरेंस बुक है, तो मैं उसी से ही आपको यहाँ पे पढ़ाना चाहता हूँ। एल्यूमिनियम होता है, उसमें बॉक्साइट, बहुत नाम हमने बहुत बार सुना है, क्योंकि ज्यादातर अभी भी हम जो एल्यूमिनियम मेटल्स ले रहे हैं तो उसमें मिनरल्स की जो यहाँ पे है वो बॉक्साइट है, और बॉक्साइट की जो फॉर्मूला है वो है AlOxOH 3-2x, और जो X होता है वो X से कम और 0 से ज्यादा होता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे उसका बॉक्साइट का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी सिंपल ऐसा होता है, बॉक्साइट को कई बार आपको Al2O3 के बारे में भी देखा होगा, उसको हम एल्यूमिना भी बोलेंगे, लेकिन उसका जो मेन फॉर्मूला है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब देखिए एल्यूमिनियम के साथ में यहाँ पे ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की इंप्यूरिटीज है तो वो मुझे निकालनी पड़ेगी, राइट। दूसरा है कैलोनिनाइट होता है, विच इज अ फॉर्म ऑफ क्ले होता है। तो वो आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सिलिकेट्स भी जुड़ा हुआ है। तो जैसे एल्यूमिना है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ जो जुड़ा हुआ है, तो मुझे इसमें से एल्यूमिनियम निकालना हो तो ये मुझे निकालना पड़ेगा। आयन की यहाँ पे थोड़ी आपको 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, मेन और उसकी मेन मिनरल्स है वो है हीमेटाइट, Fe2O3, मैग्नेटाइट। ये Fe3O4 आप देख रहे हैं, वो दो जो अलग अलग जैसे FeO और Fe2O3 का कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अब देखिए मैं आपको इस तरह से भी दिखाना चाहता हूँ कि वो FeO Fe2O3 की तरह से किस तरह से मुझे यहाँ पे मिल सकते हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये जो आप Fe3O4 देख रहे हैं वो है FeO और Fe2O3 का कॉम्बिनेशन है। देखिए ये Fe3O4 हो गया, यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, यहाँ पे क्या होती है, +3 है, राइट। इसका दोनों का कॉम्बो किया हुआ है तो वो Fe3O4 में है। सीडेराइट यहाँ पे जो मुझे बताया गया है वो है FeCO3। ये सीडेराइट का फॉर्मूला है, बिकॉज Fe+2 है और CO3 -2 है। और आयन पायराइड्स यहाँ पे दिखाया गया है FeS2 के फॉर्म में। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है वो सभी मिनरल्स आयन की है। उसी वजह से कॉपर में जो मेन हमारे पास अभी जो अर्थ में या जैसे हम यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में जो कॉपर हम यहाँ पे मेटल के फॉर्म में हम निकालते हैं, तो उसकी जो मेजर जो उसकी मिनरल्स है वो है कॉपर पायराइड्स, इट्स अ CuFeS2। दूसरा है मेलेकाइट, ये कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन फॉर्म है। फिर हम बोलेंगे कॉपर ग्लांस यहाँ भी, या चाल्कोसाइड भी उसको बोलेंगे, Cu2S है। तो ये जो आप देख रहे हैं क्यूप्राइट है, Cu2O है। तो ये जो चारों है वो कॉपर की है, लेकिन मेन कॉपर पायराइड्स है। उसी वजह से आयन में हीमेटाइट इज द मेन, एल्यूमिनियम में बॉक्साइट ज्यादातर हम यूज करते हैं। जिंक है तो उसमें आपने पढ़ा होगा जिंक ब्लेंड, अभी आपका एक लेसन है सॉलिड स्टेट में, फर्स्ट लेसन है सॉलिड स्टेट, तो उसमें जिंक सल्फाइड के दो जो यहाँ पे मुझे क्या मिले एलोट्रोपिस मुझे मिल रहा है, जिंक ब्लेंड, और उस दूसरा को हम रूटजाइड भी बोलेंगे।
लेकिन जो जिंक ब्लेंड है उसका जो फॉर्मूला है वो ZnS, कैलेमाइन का है जिंक कार्बोनेट और जिंकाइट का है ZnO। तो ये जो तीनों मुझे यहाँ पे जिंक की बारे में यहाँ पे दिखाई गई है। सो फ्रॉम अबाउट द टेबल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इससे तो बिल्कुल क्लियर है कि मेटल में बी फाउंड इन फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ मिनरल्स। यानी कोई ऐसा नहीं है कि जिंक यानी जिंक ब्लेंड में मिलेगा, वो कैलेमाइन में भी मिलता है, जिंकाइट में भी मिलता है, लेकिन उसमें क्या होता है, बट एवरी मिनरल इज नॉट सुटेबल फॉर द एक्सट्रेक्शन ऑफ दैट मेटल। यानी हम ऐसा कुछ नहीं बता सकते कि भाई नहीं आप इसमें मेलेकाइट ही यूज करो, या आयन में आप सीडेराइट यूज करो, या एल्यूमिनियम में आप बॉक्साइट ही यूज करो, ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट? क्यों? बिकॉज इट मे कंटेन आइदर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल। कई बार क्या होता है कि जो हम इसको मिनरल्स लेती है तो उसमें मेटल का कॉन्सेंट्रेशन ही लो होता है, या इट मे कंटेन इम्प्यूरिटीज, यानी वो ज्यादा इम्प्यूरिटीज होती है, और जो इम्प्यूरिटीज होती है वो एक अलग बात है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव, वो इम्प्यूरिटीज निकल नहीं पा रही है। सो एक्सट्रैक्शन जब हम करते हैं तो मुझे वो इम्प्यूरिटी निकालना भी बहुत दिक्कत होने की वजह से, तो हम उसी वजह से ऐसा नहीं है कि सभी हम मिनरल्स का यूज कर सकते हैं, राइट? सो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि every mineral is not suitable for the extractions of that metal because it may contain either low concentration of metal or may contain impurities which may be difficult to remove. The process of extraction from that mineral may not be chemical feasible or commercially viable. अभी कई बार क्या होता है कि हम उसको निकाल देंगे, लेकिन उसका मुझे खर्च भी देखना पड़ेगा, इतना भी ज्यादा खर्च ना हो जाए कि उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाए। तो कॉमर्शियली भी वो वायबल होना चाहिए, केमिकली भी वो फिजिबल होना चाहिए, तो ऐसा कुछ मुझे करना पड़ेगा, राइट? समझ में आ रहा है आपको? सो अभी देखेंगे द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल इज कन्वीनियंटली and economically extracted is called an ore, right? और कोर्स किसको बोलेंगे हम? जो मिनरल्स होती है हमारी, उसमें से जो मेटल मुझे निकालना है वो कन्वीनियंटली निकल भी जाए और इकोनॉमिकली भी वो वायबल हो जाए, उसको ही हम ओर बोलेंगे। सो ओर्स होती है, जो भी ओर्स होती है वो मिनरल्स होती है, लेकिन नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर। सभी जो मिनरल्स मैंने अभी दिखाई थी आपको टेबल में, जैसे मैंने आपको दिखाई थी आयन में हिमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयन पायराइट्स, तो ये सभी मिनरल्स है। लेकिन इसमें और क्या है, तो इसमें और हेमेटाइट है, एल्यूमिनियम में बॉक्साइट है, कॉपर में कॉपर पायराइट्स है, जिंक ब्लेंड भी हम इसको बोलेंगे। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो आपको दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल लग जाना चाहिए कि किसको हम और बोलेंगे और किसको हम मिनरल्स में लेंगे। लेकिन सभी जो और होती है वो मिनरल्स के ही पोर्शंस होती है, लेकिन केमिकली फिजिबल हो और कॉमर्शियली वायबल हो वही मुझे और में दिखाई देगा। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि आयन इज फाउंड इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ एज ए ऑक्साइड्स में भी मिल रहे हैं, कार्बोनेट्स में भी मिल रहे हैं, सल्फाइड्स में भी मिल रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ दिस मिनरल्स ऑफ आयन ऑक्साइड्स ऑफ आयन्स आर एम्प्लॉयड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। क्योंकि इसमें से कार्बोनेट नहीं चलता है, सल्फाइड भी नहीं चलता है, because they are most abundant and do not produce polluting gas। जैसे मेरे पास में आयन पायराइट्स है, जैसे आयन पायराइट्स की क्या फॉर्मूला थी FeS2, उसको मैं हीट करूंगा तो वो सल्फर डाइऑक्साइड निकालेगा, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो तो पोल्यूटिंग गैस है, वो ग्रीन हाउस गैस है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? दस ऑक्साइड्स ऑफ आयन्स आर कोल्ड ओर्स ऑफ आयन, यानी ओर्स आयन की ओर्स क्या होगी, तो मुझे हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, वही में चला जाना चाहिए, मुझे सीडेराइट या आयन पायराइट्स में नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से आप देखेंगे तो सिमिलरली इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम अकर्स इन अर्थ क्रस्ट इन फॉर्म ऑफ टू मिनरल्स। मैंने अभी आपको दो मिनरल बताई थी, एक मैंने बताई थी बॉक्साइट और दूसरी मैंने बताई थी केओलिनाइट,
राइट आपने देखा होगा। तो जो बॉक्साइट है वो ऑक्साइड फॉर्म है और केओलिनाइट है तो उसमें सिलिकेट फॉर्म है। सो आउट ऑफ दिस टू मिनरल्स एल्यूमिनियम कैन बी कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट व्हाइल नो इजी एंड चीप मेथड इज सो फार अवेलेबल फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम क्ले। यानी मुझे जो क्ले यानी जो क्ले का मेरा दूसरा नाम है केओलिनाइट में से मुझे करने के लिए अभी कोई ऐसी इजी या चीप मेथड नहीं दिखाई दे रही है। सो देयरफॉर द ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट। उसी तरह से हम देखेंगे कॉपर एंड जिंक एनी ऑफ द मिनरल्स लिस्टेड जो हमने टेबल में बताया था मे बी एम्प्लॉयड डिपेंडिंग अपॉन देयर अवेलेबिलिटी एंड अदर फैक्टर्स। कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। दूसरा मैंने अभी आपको दिखाया कि वो जो इम्प्यूरिटीज है वो अच्छी तरह से निकल जानी चाहिए, फिर वो केमिकली फिजिबल भी होनी चाहिए, कॉमर्शियली भी वायबल होनी चाहिए, पोल्यूटिंग गैस भी जनरेट न करे। तो कुछ इस तरह से जो मेरे पॉइंट्स है वो आपको समझने पड़ेंगे तो ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। राइट अभी जो मेरा जो मेन पोर्शन है हम धीरे धीरे हम यहाँ पे बिल्कुल स्लोली हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा आपको डीप में ये चैप्टर यहाँ पे समझा रहा हूँ। उसकी जो वजह यह है क्योंकि ये आपने कई बार आपके टीचर ने भी बोला होगा कि ये चैप्टर इजी है चैप्टर, क्योंकि आपने 10th में या कुछ इस कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। फिर भी हम अपने एक नए अंदाज से नए एंगल से हम यहाँ पे पढ़ना चाहेंगे। The process of extracting metals from their ores is called as a metallurgy. मेटलर्जी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले तो मुझे मिनरल्स में जाना पड़ेगा। मिनरल्स में से मुझे वो अच्छी तरह से वो जो ओर दिखाई दे रही है वो मुझे ओर को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसमें से मुझे इम्प्यूरिटी निकालने की जो प्रोसेस है द होल प्रोसेस उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम मेटलर्जी बोलेंगे। समझ में आ रहा है? फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं द प्रोसेस of extracting metals from their ore is called metallurgy। तो मेटलर्जी में क्या होता है कि the process actually employed for the extractions of metal depends upon its physical as well as chemical properties and the impurities associated with it। तो जो प्रोसेस में अभी यहाँ पे लगाऊंगा कि मुझे इस मेटल में से ये निकालना है, ये इम्प्यूरिटीज निकालना है, तो उसके लिए मुझे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखनी पड़ेगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखनी पड़ेगी, फिर इसमें कौन सी इम्प्यूरिटीज को मुझे निकालना है वो भी समझना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंट मेटल्स जो भी है राइट हैविंग अ डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सो दे हैव अ डिफरेंट मेथड फॉर एक्सट्रैक्शंस। तो उसकी वजह से अ सिंगल यूनिवर्सल मेथड कांट बी अप्लाइड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑल द मेटल्स। कई बार बच्चे ऐसा क्वेश्चंस पूछ भी रहे हैं कि सर जी हम ये रूट को मेन हाईवे बना दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि एक ही प्रोसेस से हम सभी को हैंडल नहीं करेंगे। सो स्टिल देयर आर सम प्रोसीजर्स इन प्रोसेस विच आर कॉमन टू मेटलर्जीज ऑफ वेरियस मेटल्स and these are termed as a metallurgical operations। हम उसको ही क्या बोलेंगे? जो मेटलर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं उसको हम बोलेंगे। फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं सिंगल यूनिवर्सल मेथड कांट बी अप्लाइड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑल द मेटल्स। फिर भी स्टिल जैसे कई बार ऐसा होता है कि स्टिल देयर आर सम प्रोसीजर्स, कोई ऐसी होती है प्रोसेस होती है विच आर कॉमन टू द मेटलर्जीज ऑफ वेरियस मेटल। कई बार क्या होता है कि जैसे हम कई बार कोई पेशेंट्स है उसको हार्ट की बीमारी है या किसी को पेनक्रियास का प्रॉब्लम है या तीसरी को कोई ब्रेन का प्रॉब्लम है, अगर उसको ऑपरेट करना पड़े तो हर एक की प्रोसेस अलग अलग होती है। लेकिन जो जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले जो एक नॉर्मल प्रोसेस सभी में होती है वो एक ही तरह की होती है। सो वो जो इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल ऑपरेशन है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, मुझे इसको क्रश करना पड़ेगा और ग्राइंड करना पड़ेगा क्योंकि क्रशिंग और ग्राइंडिंग करने की वजह से ही उसका कॉन्टेक्ट एरिया मुझे ज्यादा मिलेगा। मैं अभी उसके बारे में भी बात करूंगा। दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन और बेनिफिकेशन ऑफ द ओर, यानी जो ओर है मेरी वो ओर में जो जिसमें हमें इंटरेस्ट है राइट, जो मेटल्स में हमें इंटरेस्ट है उसका मुझे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, यानी मुझे इंप्यूरिटीज कम करनी पड़ेगी। तीसरा है एक्सट्रैक्शंस ऑफ
क्रूड मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड और फिर मैं उसमें से जो क्रूड मेटल मुझे मिलेगी उसको निकालूंगा। और चौथा है रिफाइनिंग ऑफ द क्रूड मेटल, और जो क्रूड मेटल मुझे मिल रही है उसका मुझे प्यूरिफिकेशन या उसको मुझे रिफाइनिंग भी हम बोल सकेंगे। तो ये 4 मेटलॉजिकल ऑपरेशन हम ज्यादा से ज्यादा हम यूज करते हैं। फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहले मुझे सभी और में मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें जो और का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ने के बाद जो तीसरा पॉइंट है वो जो और में से मुझे क्रूड मेटल निकालना पड़ेगा। अभी भी क्रूड मेटल में थोड़ी इंप्यूरिटीज होने की वजह से मुझे वो क्रूड मेटल रिफाइन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो उसी वजह से जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो मुझे इस तरह से सोर्सेस मिलते जाएंगे। देखिए, मैं इसमें पहले आपको 6.5 जो यहां पे दिखाया गया है वो है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। तो उसमें हम देखेंगे द ओर यूजुअली अकर इन नेचर इन फॉर्म ऑफ बिग लम्स, यानी बड़े बड़े जो लम्स की तरह होते हैं। सो दिस लम्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ क्रशर्स और ग्राइंडर्स, राइट? सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एन क्रशिंग and the small pieces are then reduced to a fine powder with the help of bowl mill और stamp mill होती है। and this process is called as pulverization, उसको हम pulverization भी बोलेंगे। कई बच्चे को यहाँ पे क्वेश्चन होता है, सर जी ये क्या लिखा हुआ है स्टैम्प मिल और बोल मिल। देखिए, स्टैम्प मिल के बारे में मैं पहले आपको समझाना चाहता हूं। स्टैम्प मिल जो होता है वो हैवी स्टैम्प और बोल्ट होता है विच राइज एंड फोल्ड्स ऑन अ डाई बिलो ऑन विच क्रस्ट और इज फेड फ्रॉम वन साइड। यानी हम देखते हैं ना, तो इसको इस तरह से हम जैसे हम कोई वस्तु को क्रश करते हैं। जैसे मेरे पास कोई जिंजर होता है तो मुझे उसको क्रश करना है, तो मैं अपने घर में जो मेरे पास जो स्टैम्प मिल होता है यानी छोटा वाला जो उसको हम दस्ता भी बोलते हैं, तो उसके जैसे उसको क्रश करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको स्टैम्प मिल बोलेंगे। सो उसको एक हेवी स्टैम्प है और या बोल्ट है विच अराइज एंड फोल्ड्स ऑन अ डाई बिलो ऑन विच क्रस्ट और इज फेड फ्रॉम वन साइड। और बोल मिल क्या होता है, तो बोल मिल ऑन द अदर हैंड कंसिस्ट ऑफ अ बिग स्टील टैंक, जो बड़ी वाली एक स्टील की टैंक होती है, कंटेनिंग अ फ्यू स्टील बॉल्स और अ फ्यू पीसेस ऑफ हार्ड स्टोन like a flint in it, and the steel tank is fed with a crushed ore and water and rotated, so steel balls falls on the crushed ore and reduce into the powder। तो इसको हम बोल मिल बोलेंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे बिल्कुल छोटा छोटा यहाँ पे समझाया हुआ है। और ये जो पूरी प्रोसेस है उसको हम पल्वराइजेशन भी बोलते हैं। आपको फिर से मैं समझाना चाहता हूं, द ओर यूजुअली अकर इन नेचर ऑफ इन फॉर्म ऑफ बिग लम्स, और जो लम्स होते हैं उसको मुझे स्मॉल पीसेस में ब्रेक करने के लिए मैं उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा उसको आइदर क्रशर्स और ग्राइंडर्स यूज करूंगा। तो इसकी जो प्रोसेस होती है उसको हम क्रशिंग बोलेंगे। अभी जो स्मॉल प्रोसेस जो अभी क्रशिंग हो गया है, अभी क्रशिंग के बाद भी स्मॉल पीसेस है, उसको भी मैं पूरा पाउडर फॉर्म में मैं ले जाऊंगा, रिड्यूस टू अ फाइन पाउडर विद द हेल्प ऑफ बोल मिल और स्टैम्प मिल, उसको हम पल्वराइजेशन बोलेंगे। यानी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन। क्रशिंग यानी बड़े वाले को छोटे वाले में ले जाना, और पल्वराइजिंग बिल्कुल छोटे वाले को बिल्कुल डस्ट फॉर्मेट में, या उसको हम बोलेंगे जैसे हम इसको क्या बोल सकते हैं, फाइन पाउडर के फॉर्म में हम ले जाएंगे, तो उसको हम पल्वराइजेशन बोलेंगे। नेक्स्ट मुझे यहां पे दिया गया है वो है कॉन्सेंट्रेशन और बेनिफिकेशन ऑफ द ओर, या हम उसको हम बोलेंगे ओर ड्रेसिंग भी बोलते हैं, राइट? तो देखिए, ये कॉन्सेंट्रेशन और बेनिफिकेशन ऑफ द ओर क्या होता है। मैंने अभी आपको बोला था कि ओर एज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट दे आर नेवर प्योर, राइट? उसमें कहीं इंप्यूरिटीज होती है, दे आर यूजुअली एसोसिएटेड विथ दिस। देखिए, उसमें एक बाहरी इंप्यूरिटीज भी होती है, दे आर एसोसिएटेड विथ अर्थी एंड सिलिकियस इंप्यूरिटीज होती है, जैसे सिलिकॉन की है, मट्टी होती है, राइट? इन एडिशन टू इंप्यूरिटीज ऑफ द अदर मिनरल्स, जैसे दूसरी जो मिनरल्स होते हैं उसकी भी इंप्यूरिटीज इसमें होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैंग और मैट्रिक्स बोलते हैं।
फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं, द ओर एज दे आर obtained from earth crust are never pure and they are usually associated with earthy and siliceous impurities in addition to the impurities of other minerals is called as an gang और हम इसको matrix भी बोलेंगे. So these impurities have to be removed from the ore before the extraction of the metal is actually done. Right? फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं, द रिमूवल ऑफ अनवांटेड अर्थी एंड सिलिशियस इंप्यूरिटीज लाइकवाइज गैंग और मैट्रिक्स फ्रॉम द ओर इस उसको हम क्या बोलेंगे, ओर ड्रेसिंग, या हम उसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर भी बोलेंगे. एंड द प्रोसेस यूज टू कॉन्सेंट्रेट एंड ओर इज कॉल्ड एज एन बेनिफिकेशन प्रोसेस. राइट? तो इसकी जो पूरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की जो प्रोसेस चल रही है उसको हम बेनिफिकेशन या हम उसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर भी बोलेंगे. तो उसमें ज्यादातर दो प्रोसेस का यूज बहुत किया जाता है. इसमें है एक होता है हैंड पिकिंग और दूसरा होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग, या उसको लेविगेशन भी बोलेंगे या ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलेंगे. लेकिन आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्सेंट्रेशन और बेनिफिकेशन के साथ फिर मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच.